हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग क्लास 10th के साइंस में, जो कि आपका NCERT बेस्ड है, उसमें हम लोग फिजिक्स वाले पार्ट का स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। इसके फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने सीखा कि लाइट क्या होती है, उसका नेचर और प्रॉपर्टी क्या होता है। इसके सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी परावर्तन क्या होता है। परावर्तन से संबंधित हर एक बातें हमने जानी और आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, यानी गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन सी डेफिनेशंस, परिभाषाएं हमको आनी चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको आज की हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। क्लास 10th साइंस का फिजिक्स पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। फिजिक्स पार्ट, और इस फिजिक्स पार्ट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। हम लोग इस पर 2 एपिसोड कर चुके हैं, यानी 2 वीडियो लेक्चर आ चुका है हमारा। फर्स्ट एपिसोड है कि लाइट का नेचर क्या होता है, मतलब लाइट क्या है, लाइट पर रिलेटेड A to Z है। दूसरा एपिसोड जो हमने किया, ये इसमें हमने आपको सिखाया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के नियम क्या होते हैं, ये दोनों बात हमने आपको सिखाई है। आज का एपिसोड हमारा जो है, यानी जो आज का वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर। कह सकते हैं गोलीय दर्पण। आज ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए अब हम लोग सीधे सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि ये मिरर क्या है, इसके बाद स्फेरिकल मिरर पर आएंगे हम लोग। मिरर यानी दर्पण, इसको सामान्य अगर कहा जाए लैंग्वेज में तो इसको हम लोग कह सकते हैं रिफ्लेक्टर, यानी परावर्तक। ये शीशे का बना होता है और इसका एक साइड पॉलिश किया हुआ होता है। जैसे मान लो अगर हम लोग कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ ले लें तो उसके आर पार देखा जा सकता है। आप मिरर के आर पार नहीं देख सकते हो, क्योंकि मिरर के वन साइड में पॉलिश होता है, और पॉलिश किसका होता है? सिल्वर का, जिंक का भी होता है। तो इस प्रकार से पॉलिश किया हुआ रहता है। हम लोग पॉलिश वाले भाग को कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं इमेज में, कुछ ऐसा। जब हम लोग इमेज बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार की ऐसे कटिंग जैसी ऐसी कुछ मतलब हम लोग साइन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है ये पॉलिश वाला सरफेस है, यानी रिफ्लेक्टर आपका वन साइड बचेगा। जैसे मान लो कोई ट्रांसपेरेंट हो, उसके एक तरफ आप सिल्वर का कोट कर दो, सिल्वर का एक पूरा लेप चढ़ा दो, तो दूसरा साइड आपका रिफ्लेक्टर हो जाएगा, मतलब दूसरे साइड से लाइट आएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मिरर कहने का मतलब होगा ये एक रिफ्लेक्टर होगा, और ऐसा रिफ्लेक्टर होता है जिसके वन साइड पर सिल्वर कोट या फिर जिंक कोट, ऐसे मतलब इन सब चीज़ों से पॉलिश किया हुआ रहता है। क्यों करते हैं कोटिंग? ताकि रिफ्लेक्टिंग अच्छी से हो। जो सिल्वर कोट होता है, मतलब अगर जैसे आप ये देख रहे हो वाइट बोर्ड, ये पूरा पॉलिश जैसा दिख रहा है, मतलब पूरा ये वाइट कलर में दिख रहा है। अगर मान लो कोई आप ऐसा शीशा लाओ जिसके दोनों तरफ देख सकते हो, अगर उसके वन साइड में आप पॉलिश कर दोगे तो आप वन साइड से वन साइड मतलब आर पार नहीं देख पाओगे। क्या होगा? जब लाइट चलेगा एक तरफ से तो पॉलिश वाले पार्ट से वापस आ जाएगा, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग पॉलिश करते हैं। जो सिल्वर की कोटिंग होती है, सिल्वर की कोटिंग से लगभग 95% लाइट रिफ्लेक्ट होता है।
इसलिए इमेज क्लियर बनाता है, इसलिए अक्सर यूज़ किया जाता है सिल्वर को, मतलब सिल्वर की पॉलिश की जाती है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये मिरर क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। और यही आज का हमारा मुख्य टॉपिक भी है, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। तो अगर देखा जाए तो वास्तव में जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं, ऐसा मतलब महसूस होता है, ऐसा लगता है कि लोग किसी गोले के भाग हो। जैसे मान लो आप लोग एक गेंद देखते हो, अगर गेंद को ऐसे कट कर दिया जाए तो एक छोटा सा पार्ट निकल के आएगा, कुछ ऐसा पार्ट कट जाएगा, वो इस प्रकार से पार्ट कट जाएगा। कोई भी बड़ा सा आप ऐसे गेंद एक ले लो, गोल हो, उस गोल गेंद को कुछ ऐसे खड़ी काट करके निकाल दोगे तो आपको कुछ ऐसा पार्ट मिलेगा, वो मतलब ऐसे कटोरे जैसा, पूरा बाउल जैसा। तो ये क्या होगा, अगर मान लो पूरा ट्रांसपेरेंट है तो एक प्रकार का शीशे जैसा होगा। लेकिन अगर इसके वन साइड में चाहे तो बाहर पॉलिश कर दो और चाहे तो अंदर पॉलिश कर दो, तो ये बन जाएगा स्फेरिकल मिरर। मतलब क्या है कि अगर कोई गोल शीशा है और वो खोखला होना चाहिए, पूरा खोखला, ऐसा नहीं कि पूरा आप ठोस बना दो, ठोस बना दोगे तो वो लेंस हो जाएगा। ऐसे अगर एक तरफ है, जैसे मान लो पूरा कोई गेंद है, खोखला है, उस गेंद को आप काट दोगे तो क्या होगा, वो पूरा खोखला गेंद एक कटोरे जैसा बाहर निकल के आएगा। तो उसके वन साइड में चाहे तो आप अंदर पूरी पॉलिश कर दो या फिर बाहर पॉलिश कर दो, तो वो बन जाएगा एक स्फेरिकल मिरर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, इसको ऐसा माना जाए कि ये किसी बड़े गोल से चीज़ से काट करके बनाया जाता है। तो स्फेरिकल मिरर को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ मेड फ्रॉम अ स्फेयर या स्फेरिक शेल कह सकते हैं। ये एक गोलीय कोश से बनाया जाता है और वो शीशे का होना चाहिए। हम लोग उसके वन साइड में पॉलिश कर देते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर हम लोग किसी गोल चीज़ है, कोई गोल कोश है, उसको अगर हम लोग काट के बाहर निकालते हैं तो क्या क्या चीज़ बाहर आ सकती है। तो देखो, अगर मान लो हम लोग किसी गोलीय कोश को काटें जो कि शीशे का हो, और ये वास्तव में बहुत पॉइंट वाली बात है, क्योंकि आपको किताब में अक्सर एक चीज़ पढ़ने को मिलता है जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में द्वारक। बच्चे बेचारे कंफ्यूज हैं कि ये द्वारक क्या होता है। तो देखो, अगर हम लोग ये माने कि जैसे ये पूरा गोला कुछ ऐसे रहा होगा कटने से पहले, और मान लो हमने इसको यहाँ से ऐसे कट कर दिया। अब कट करने के बाद अभी ये पूरा शीशे का है, आर पार देखा जा सकता है। तो आप चाहे तो इसके बाहर वाले भाग पे पॉलिश कर दो, चाहे तो अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दो। उसके बाद आप क्या देखोगे कि इस पूरे गोले की त्रिज्या रही होगी। तो जब आप इसको काट दोगे तो इस कटे हुए भाग की भी त्रिज्या वही होगी जो इस गोले की होगी। सपोज करो कि सेंटर यहाँ पे रहा होगा, तो ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। आप कहीं से भी इसको मिला दोगे, सब क्या होंगे, इसके त्रिज्या होंगी। रही बात, एक और त्रिज्या आपको देखने को मिल सकती है। वो कौन सा त्रिज्या? जब आप ऐसे गोल सा काट दोगे तो गोले का वो एक भाग भी ऐसे गोल सा कट करके बाहर निकलेगा। जैसे आप ये कटोरा देखते हो तो कटोरे का ऊपर वाला एक वृत्ताकार भाग होता है, तो उसका भी एक सेंटर होगा, साथ में इसका भी एक सेंटर होगा। ये जो आपका गोल वाला पार्ट है, जैसे इसका एक सेंटर वही होगा जो पूरे गोले का होगा, साथ में इस सर्कुलर पार्ट का भी एक सेंटर होगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं? और ये जो आपको ये बाहर वाला गोल गोल पार्ट कट के दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग द्वारक या अपर्चर कहते हैं। तो जब हम लोग गोल सी चीज़ को काट करके बाहर निकालेंगे गोलीय कोश में से, तो वहाँ पे क्या चीज़ बाहर निकल के आएगा? एक निकल के आएगा ट्रांसपेरेंट पार्ट। इसको बाद में हमको पॉलिश करनी होगी, तब जा कर के मिरर बनेगा। और इसको किताब में कैसा इमेज बना के देते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। किताब में इमेज मिलता है कुछ इस प्रकार से। ऐसे मतलब अगर ये किसी गोले से कट करके निकाला जाए तो कुछ इस प्रकार से आएगा। अब अगर मैं मान लो इसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दूं,
अब आप चाहे इसको ऐसा देखो और चाहे इसको ऐसा देखो, दोनों एक ही बात है। ऐसे अगर अंदर वाले भाग पर हम लोग पॉलिश कर देते हैं तो ये बनता है कॉन्वेक्स मिरर, ये बनता है उत्तल दर्पण। मतलब कह सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण हो जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश की जाए तो उसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। या इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण हो जिसका उभरा हुआ भाग रिफ्लेक्टर हो, मतलब परावर्तक तल ये उठा हुआ जो भाग है ये वाला हो, तब हम लोग कहेंगे इसको कन्वेक्स मिरर। इसका उल्टा समझ सकते हैं कि अगर उठे हुए भाग पर पॉलिश हो जाए या दबे हुए भाग से रिफ्लेक्टिंग हो, दोनों एक ही बात है। उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो या दबे हुए भाग से रिफ्लेक्ट हो रहा हो लाइट, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण। तो शायद आप ये दोनों मिरर पहचान गए। अगर गोलीय कोश से कटा हुआ जो हमारा पार्ट है उस पार्ट के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें तो कनकेव मिरर हो जाएगा, और अगर दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दें तो कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। इसके अपोजिट ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर उठे हुए पार्ट से रिफ्लेक्टिंग हो तो कन्वेक्स मिरर, अगर दबे हुए भाग से रिफ्लेक्टिंग हो तो कनकेव मिरर या अवतल दर्पण। आ गई बात इतनी समझ में? तो अब इससे रिलेटेड मैं आपको पहले कुछ डेफिनेशन बता देता हूं जो कि 1 नंबर 2 नंबर में लिखने के लिए आ जाते हैं एग्ज़ाम में, और आपके जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं वहाँ पे जो कि चीज़ हमको जाननी चाहिए। क्या क्या चीज़ आना चाहिए, देखो ज़रा आना चाहिए क्या हमको। चलो मैं पहले एक बनाता हूँ मिरर। ये कौन सा मिरर है? मेरे बच्चे तुरंत जवाब देंगे कौन सा है ये? जी हाँ, कनकेव मिरर। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, केव मतलब होता है गुफा, अंदर जाता हो, तो इस मतलब क्या होगा, अगर रिफ्लेक्टिंग गुफा वाले भाग से हो, दबे हुए भाग से, तो कनकेव मिरर या अवतल दर्पण। तो अब इससे रिलेटेड हमको कौन कौन सी चीज़ों के डेफिनेशन आने चाहिए, मैं यहाँ लाइन से लिखता हूँ, या क्या क्या चीज़ हमको मिरर से रिलेटेड हरदम पता होना चाहिए। पहला है पोल, क्रम कुछ भी हो सकता है, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव। दूसरा है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तीसरा है फोकस पॉइंट या फोकस कह सकते हैं। चौथा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पांचवा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कम से कम इतनी चीज़ तो आनी चाहिए। जब हम लोग मिरर या लेंस को स्टडी कर रहे हो तो हमको इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। पोल कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है यानी मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या है, और वक्रता केंद्र क्या है, और वक्रता त्रिज्या क्या है। साथ में एक और छोटी चीज़ आने चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं? मतलब द्वारक। बड़ा फेमस चीज़, बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़, ये हमको पता होना चाहिए। तो आओ अब मैं आपको सिखाता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ होती है। देखो, अगर मान लो आप कोई एक लेते हो गोलीय दर्पण, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, तो पोल खोजने का सबसे सिंपल तरीका, अब इसका तो आप खोज सकते हो, लेकिन अगर रियल में आपको मैं दे दूं, रियल में ऐसे कटोरे जैसा रहता है ऐसा, उसका पोल आप कैसे खोजोगे? तो उसके लिए सिंपल आप क्या करोगे, जैसे ये मैं इमेज बना के दिखा देता हूँ आपको। मान लो आपके हाथ लगा कुछ ऐसा,
क्योंकि किताब में यही बना के देते हैं, किताब वाले ये नहीं बनाते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए। वो तो इसका ये वाला सिर्फ पार्ट दिख रहा है वहाँ पे, पूरा पार्ट नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, आपको बनाना है जो वो पार्ट मिलेगा तो उसका जो द्वारक होगा, द्वारक का मतलब होता है ऊपर वाला वृत्ताकार भाग। जैसे ये होगा तो इसका ऊपर वाला एक पार्ट वृत्ताकार होगा, तो उस वृत्ताकार भाग का व्यास मिला लो। व्यास सपोज करो कि ये व्यास हो गया ऐसे, उसका मिड पॉइंट लगभग पता हो जाएगा। और मिड पॉइंट से एक लंबवत एक लाइन जाएगी, कन्फ्यूजिंग वर्ड होगा, और ये लाइन जहाँ कहीं मिलेगी उसको कहेंगे पोल। क्या कहेंगे? पोल। आ रही बात समझ में? जैसे मान लो ऊपर ऐसे दिखेगा, वृत्त दिखेगा पूरा, कोई एक व्यास मिला लो, चाहे इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से मिला लो। मान लो इधर मिला लिया, इसका ये हो गया सेंटर। अब नीचे इसके कटोरा जैसा ऐसा होगा, वहाँ से एक सीधी लाइन जाएगी टन, जहाँ कहीं मिलेगा वहाँ हो जाएगा पोल। आई बात समझ में कि नहीं? समझ में आ गई होगी आपको। वैसे इसका डेफिनेशन कुछ और है, लेकिन खोजने का तरीका मस्त वाला यही है। चलो, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं पोल कैसे मिलेगा। ये ऊपर इनको मिला दिया, मिल गए। समझ लो ये व्यास मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे गोल पार्ट होगा, इधर वो हो जाएगा इसका सेंटर से एक टंटरान एक लाइन आई, और ये जहाँ पे कट हुआ खूबसूरत, इसको कहते हैं हम लोग पोल। इस पॉइंट का नाम है पोल। आई बात समझ में? या कह सकते हैं पोल का मतलब है मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। सिंपल, क्योंकि ये क्या है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ज्यामितीय प्रकाशिकी इसको कहते हैं। ये यहाँ लिख दे, यहाँ मिड पॉइंट ऑफ मिरर, दर्पण का मध्य बिंदु पोल होता है। खोजने का तरीका है। अब आप क्या करो, जिस लाइन से इसको मिला रहे थे उस लाइन से मिला दो, इसको मिला दिया। आ गई बात समझ में? तो ये जो लाइन आ रही है खूबसूरत सी, इस लाइन का नाम है हिंदी में मुख्य अक्ष। अब परिभाषा किताब में 1000 वैरायटी के होंगे, 1000 प्रकार होंगे, तो आपको प्रकार वैरायटी से मतलब नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक होना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए। परिभाषा रखने से उद्धार नहीं होने वाला, नंबर मिल जाएगा लेकिन जाहिल के जाहिल रहोगे। यह है आपका मुख्य अक्ष। कैसे मिला, खोजने का तरीका। अगर आपको रियल में प्रैक्टिकल करके खोजना तो आप क्या करोगे, जो द्वारक होगा, द्वारक का मतलब समझ गए, जब ये कटेगा तो कटोरे जैसा पार्ट होगा, तो उसका ऊपर वाला भाग वृत्त होगा। उस वृत्त के सेंटर से एक सीधी लाइन अंदर जाएगी, वहाँ पे मिलेगा पोल, और उस सीधे लाइन से उस पोल को मिलाने वाली सीधी लाइन आपकी क्या होगी, मुख्य अक्ष। आ गया होगा आपको समझ में। तो पोल आप जान गए, मुख्य अक्ष जान गए। रही बात आपके फोकस की, तो फोकस कैसे खोजते हैं देखो। फोकस खोजने का आसान तरीका क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के किनारे से इसके पैरेलल आप लाइन भेजो, प्रकाश की किरण एकदम किनारे से, एकदम किनारे से, हाँ समांतर। तो ये लोग जिस पॉइंट पे मिलते हैं, क्या होते हैं, मिलते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। ये वाला पॉइंट कब रखा जाएगा याद, या हमारा ये पॉइंट कब का है याद रखे रहना। अगर ये बहुत दूर से समांतर आ रही हैं तो कभी भी एक पॉइंट पर नहीं मिलती हैं, एक बात जाने रहे। हाँ मिलेंगी मुख्य अक्ष पर, आके मुख्य अक्ष को काटेगा जरूर, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि फोकस पर होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा होने का मतलब उसका मुख बहुत छोटा होगा, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, एकदम सपाट हो जाएगा। जैसे मान लो कोई एक गोला है, हम कहीं यहाँ से काटो तो देखो ज़्यादा झुका हुआ, ये यहाँ से काट दो तो कम झुका हुआ, मतलब ऐसे निकलेगा। तो अब इसका भी तो एक द्वारक होगा, मतलब इसके भी तो ऊपर एक वृत्त की त्रिज्या होगी, इसके भी ऊपर एक वृत्ताकार भाग होगा,
यहाँ भी एक वृत्ताकार भाग कट के बाहर निकलेगा। तो जब द्वारक छोटा होगा मतलब ऊपर का वृत्ताकार भाग छोटा हो जाए तो उसको कहते हैं छोटा द्वारक, और जब द्वारक छोटा होगा तो ये सीधा हो जाता है। तो जब यही सीधा हो गया तो लाइन और करीब आ जाती है। ठीक, तो आइए एक बार फोकस को फिर से देखते हैं। मुख्य अक्ष के समीप और समांतर जाने वाली किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को कहते हैं फोकस। और ये फोकस हरदम मुख्य अक्ष पर होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग ये यहाँ है और ये यहाँ है और यहाँ पे मिल गए। मिलेंगी तो फोकस पर, और फोकस कहाँ होगा? मुख्य अक्ष पर। आई बात समझ में? कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा ज़रूर। आओ इमेज बनाते हैं। अगर हमारा ये उत्तल दर्पण होता तो ऐसे ऐसे होता कुछ, तो मिला दिया। ये हो गया मुख्य अक्ष, पोल से होकर के जाता है, जाने रहिए, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अब एक लाइट गई ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर। अब क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट कैसे होता है? रिफ्लेक्शन का नियम क्या है आप जानते हो? जहाँ पे मिलता है वहाँ पे अभिलंब खींचना पड़ता है। अभिलंब कहाँ से जाता है आप जानते हो? सेंटर से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अभिलंब होती है। तो जिस एंगल पर आया है उसी एंगल पर जाएगा भी, मतलब ये एंगल और ये एंगल होगा सेम टू सेम। तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं इधर से आ रही है, हम भेजे इधर से जाएगा, इधर से यहाँ से टकरा के ऐसा लगेगा इधर कहीं से आ रही है। ऐसे ही और भी लाइन चाहे ऊपर ऊपर से भेज दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो यहीं से भेज देते हैं। जहाँ टच हो तुरंत वहाँ विलंब खींचते हैं। कैसे मिलाएंगे? सेंटर से मिला देंगे, जो लाइन निकलेगी उसको कहते हैं हम लोग अभिलंब। तो अभिलंब से जितना एंगल बनाता मतलब ये जो आई होता है उतना ही आर भी होता है। आई और आर का गेम आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो एपिसोड नंबर 2 यानी रिफ्लेक्शन वाला पार्ट देखो, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। ये लगेगा कि ये कहीं पीछे से आ रहा है, तो जहाँ से दोनों आ रहे हैं मुख्य अक्ष पर वो जो पॉइंट है इसको कहेंगे फोकस। आई बात समझ में? तो किताबों में कुछ इस प्रकार का परिभाषा आपको मिलता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं उसे कहते हैं फोकस। आ रही है बात समझ में? इसका उल्टा भी आप समझ सकते हो कि मुख्य अक्ष से चलने वाली किरणें दर्पण से जब टकराती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। मुख्य अक्ष से जाने वाली या मुख्य अक्ष से जाती हुई किरणें दर्पण से टकराने के बाद अगर इधर से आता है ये इधर से, तो ये इधर चला जाता है। तो शायद आप ये फोकस वाली बात समझ गए। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। मुख्य अक्ष के समीप और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से मिलती हैं उसको कहते हैं फोकस, या जिस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं उसको कहते हैं फोकस। तो ये भी आप जान गए, ये भी आप जान गए। रही बात सेंटर ऑफ कर्वेचर की, मतलब वक्रता केंद्र। सिंपल, ये जो दर्पण है जिस गोले से काट करके बनाया गया है उस गोले की जो त्रिज्या होगी और उस गोले का जो केंद्र होगा वही त्रिज्या वही केंद्र इस दर्पण के लिए भी लागू होगा। तो जिसका मतलब उस गोले का जो केंद्र होगा जिससे इसको काट के बनाया गया है तो उसका केंद्र इसका वक्रता केंद्र होगा। तो वो कहाँ होगा? मुख्य अक्ष पर ही होगा। कहाँ होगा? मुख्य अक्ष पर, क्योंकि मैंने आपको बताया मुख्य अक्ष कैसे खोजते हैं। द्वारक का व्यास ले लो, व्यास से वृत्त का सेंटर खोज लो, सेंटर से पोल तक की जो लाइन जाएगी उसको आर पार मिला दो, उससे बनता है मुख्य अक्ष। तो ये जो इसका केंद्र बिंदु होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। और जब केंद्र हो गया तो एक दूरी भी आएगी और इस दूरी को मतलब इस त्रिज्या को कहेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर
वक्रता त्रिज्या। उसके बाद द्वारक, तो आपने देखा ही कि जब गोलीय दर्पण को गोले से अलग किया जाता है तो गोलीय दर्पण का ऊपर वाला भाग एक वृत्ताकार भाग होता है और उसी वृत्ताकार भाग को हम लोग कहते हैं द्वारक। वो द्वारक जितना ज़्यादा छोटा होता चला जाएगा, दर्पण आपका बिल्कुल समतल जैसा होता हुआ चला जाएगा। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो छोटे द्वारक का हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब मैं आपको एक एक करके यहाँ पे लिख के बताने की कोशिश करता हूँ। आप सेम टू सेम वैसा आप एग्ज़ाम में लिखो या ना लिखो, लेकिन उद्देश्य वही होना चाहिए। आइए मैं आपको एक एक करके लिख के बताने की कोशिश करता हूँ, बस कोशिश। पहला है पोल। पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर है। क्या है? मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। समझ जाओगे आप, बड़े अक्लमंद हो। दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस। जी, इसको कह सकते हैं ए लाइन वेयर ऑल रेज ऑफ लाइट मीट्स। ऐसी रेखा जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं वो होता है मुख्य अक्ष। अब जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसका तो कुछ अलग नाम होगा, लेकिन उस लाइन का नाम होगा मुख्य अक्ष। मतलब कह सकते हैं ऐसी रेखा जिस पर प्रकाश की किरणें आकर के मिलती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, परावर्तन के बाद। और ये कहाँ से जाता है? पोल से। तो ऐसा भी लिख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू पोल। प्रिंसिपल एक्सिस पोल से होकर के जाता है। तीसरा फोकस। फोकस किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष पर जो पॉइंट होता है, मतलब मुख्य अक्ष पर ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पर मुख्य अक्ष के करीब और समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मिलती हैं या मिलती हुई दिखती हैं। तो कह सकते हैं ए पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, ये बात जाने रहना, फोकस हरदम मुख्य अक्ष पर होता है। ए पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस वेयर all rays of light, ये कौन सी लाइनें हैं? पैरेलल, हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली लाइनें हैं। इसको रहने दो। ए पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल रेज ऑफ लाइट मीट्स, जहाँ पे सभी प्रकाश की किरणें आकर के मिलती हैं और वो समांतर होंगी, ऐसा आप जानते हो, ऐसा मैंने आपको सिखाया भी है, तो उसको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, हिंदी मीडियम में होगे तो आप ज़रूर लिख सकते हो कि मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तित होकर के उस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को कहेंगे हम लोग फोकस। और एक पॉइंट आता है फोकल लेंथ, फोकस दूरी जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस।
पॉइंट कह देते हैं। फोकस बिंदु और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। पांचवा रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या। ये क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर, जिस गोले से उसको काट के बनाया गया है। फ्रॉम which the spherical mirror has been made। उस गोले की त्रिज्या जिस गोले से गोलीय दर्पण को काट करके बनाया गया है उसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ऐसे ही वक्रता केंद्र की बारी है। उस गोले का केंद्र जिससे दर्पण को बनाया गया है वही केंद्र दर्पण के लिए वक्रता केंद्र होगा और वही केंद्र गोले के लिए गोले का केंद्र होगा। रही बात अपर्चर की, तो अपर्चर का मतलब होगा जब हम लोग गोलीय दर्पण बनाएंगे तो गोलीय दर्पण का ऊपरी सिरा कह सकते हैं या जिस सिरे से प्रकाश की किरणें मतलब कह सकते हैं दबे हुए भाग में अंदर की ओर जाएंगी। जैसे मैं यहाँ आपको इमेज बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो, तो ये इसका अपर्चर उस साइड होगा दाहिने तरफ, और अगर मैं यहाँ पे पॉलिश करता हूँ तब भी इसका अपर्चर दाहिने साइड होगा, मतलब वो दबे हुए भाग की ओर होता है अपर्चर। तो जो कनकेव होता है, कनकेव के अपर्चर के अंदर से होती हुई प्रकाश की किरणें आती हैं, मतलब वो खुले हुए भाग से। और जो उत्तल दर्पण होता है उसके उठे हुए भाग पर प्रकाश की किरणें चलती हैं, उठे हुए भाग पर, इस प्रकार से। तो आपको ये अपर्चर समझना पड़ेगा कि अपर्चर कहाँ होता है। तो वैसे ये कीड़ा भी परेशान कर रहा है। जैसे मान लो किसी गोले को काटा गया तो इस प्रकार से उसका भाग होगा, शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो पूरा दिख रहा वृत्ताकार भाग, इसी पूरे वृत्ताकार भाग को कहते हैं हम लोग अपर्चर। तो अगर ये होगा कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, तो उठे हुए भाग पर पॉलिश होगी तो इसके अंदर प्रकाश की किरणें जाती हैं। तो कनकेव मिरर में कह सकते हैं हम लोग कि अपर्चर के मार्ग से ही प्रकाश की किरणें इंटर करती हैं। वहीं अगर हम लोग देखें कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण देख लेते हैं ये, तो यहाँ पे इसके उठे हुए भाग से रिफ्लेक्टिंग होता है इस तरफ से। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अपर्चर के मार्ग से कोई लाइट की किरण अंदर जाएगी तो फिर उसका रिफ्लेक्टन से या रिफ्लेक्शन से कोई मतलब ज़्यादा हमारा इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उभरे हुए भाग से मतलब रिफ्लेक्शन होगा। तो इधर द्वारक से कोई किरण आएगी, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये कनकेव होता, अवतल दर्पण होता, तो प्रकाश की किरणें ये द्वारक से आती, तब वहाँ पे द्वारक का थोड़ा बहुत योगदान होता है। तो शायद आप ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, ये सब आप समझ गए। और एक बात आपने नोटिस की होगी कि जो अवतल दर्पण होता है, इस अवतल दर्पण का जो फोकस होता है, जिधर से लाइट जाती है, एक्चुअल लाइट या प्रकाश की किरणें, उसी साइड आपको फोकस मिल जाता है। वहीं पर आपने उत्तल दर्पण को देखा कि जिधर से ये प्रकाश की किरणें चल रही हैं तो रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर चलती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फोकस इधर है। ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे हम लोग लेंथ भी मेजर करते हैं, तो कुछ नेगेटिव मापा जाता है, कुछ पॉजिटिव मापा जाता है। किसी की फोकस दूरी प्लस होती है तो किसी की फोकस दूरी माइनस होती है। तो ये थी कुछ बेसिक सी बात मिरर से संबंधित जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको मेरी आज की बताई गई बातों में से कुछ बातें तो ज़रूर समझ में आई होगी, और उम्मीद है कि पूरी समझ में आई होगी। ये था आज का हमारा सेशन या आज का हमारा एपिसोड नंबर 3। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। शायद आपको आज की हर एक बात आसानी से समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पे आपको हर एक बात क्लियरली समझाने की कोशिश की है ताकि फिर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट ना रहे। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सलाह, सुझाव या शंका है तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको लिख भेजिए। हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने की
और आपके हर एक शंका का निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। बाय बाय।